पाठ पढ़ेंगे हम संविधान का भाग 3 पार्ट थर्ड। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और सिटीजन को लिखा गया सिटीजनशिप वाला इनको वो निकले इनके, और इनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं कोऑपरेशन एकेडमी की तरफ से, उनके अंदर भी नहीं है। तो मेरे कब लिख के आए नोट्स? कौन से नोट्स? मेरे नाड़े तेरे नोट्स हाँ, तेरे नोट्स तो आज इनसे काम चला। तेरे आज शाम तक तेरा पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 12 से 35 इसके अंदर क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार, अब देखो मौलिक अधिकार जो अपने कहाँ से ले गए? अमेरिका से। कहाँ से ले गए? अमेरिका के। अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या लिए? मूल अधिकार। मैंने जब आपको प्रस्तावना जो मतलब वो पढ़ाई थी, क्या संविधान सभा पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने लगभग 60 देशों का क्या पढ़ा? संविधान पढ़ के क्या बनाया? भारत का संविधान। कुछ वहाँ से लिया, कुछ अपने इससे लिया, कुछ भारत की परिस्थितियों से, कुछ जो टर्म्स थी, कंडीशन थी भारत की, उस हिसाब से क्या लिए? मतलब नियम बनाए। और वहाँ से जो अमेरिका से हमने क्या लिए? मूल अधिकार। और प्रस्तावना की पहली लाइन भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। और जो लास्ट लाइन ली वो कहाँ से ली? और मतलब सारी ऑस्ट्रेलिया से। ये सारी चीज़ इस प्रकार से हमने अपना संविधान का निर्माण। अब जो अधिकार क्या होते हैं? जो अपने अधिकार होते हैं, जो मतलब उन पे हम क्या कर सकते हैं? अपना दावा कर सकते हैं। हाँ, हक, दावा, ये सारे जो कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? अधिकार। जिन्हें हम हक पूर्वक पाने की वो कर सकते हैं, मतलब मांग सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अधिकार। एक होते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं? जो हमने नेचर ने दिए। कौन से दिए? प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो हमने प्रकृति से मिले, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो सभी के लिए क्या है? सेम है, सार्वभौमिक है। क्या है? राजा इधर राजा। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं सीधे, कि नेचर द्वारा हमें जो क्या क्या चीज़ें मिली हैं नेचर द्वारा? नेचर द्वारा देंगे हमें क्या नाम है? चलने का अधिकार हो गया, बहुत सारे। और ये तो हमने संविधान में दिए, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का, हमें स्वच्छ हवा लेने का अधिकार। हमारे एनवायरनमेंट से हमें जो हवा जो कुछ भी मिलती है वो हमारे क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। वो सबके लिए क्या है? सांस लेने का, जो ये ब्रीथ लेने का, ये सारे अधिकार किससे हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, जो सबके लिए क्या है? सेम है, सार्वभौमिक है, पूरे विश्व के लिए है। और है क्या? मानवाधिकार, जो मानव होने के नाते हमें दिए गए, कि किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब कोई व्यक्ति का उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट किया गया है। किसके आधार पर? मानवाधिकार हो। हम मानव है तो मेरे साथ कोई पशुवत क्या नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, मानव की तरह क्या हो? ट्रीटमेंट हो। इसलिए हमें क्या दिए जाते हैं? मानवाधिकार। एक मानवाधिकार आयोग भी बना हुआ है, जिसके बारे में बाद में जाके पढ़े भींगे। जो क्या देते हैं? मानव को अधिकार देते हैं। जहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाता है, उनके बारे के अंदर कि बता किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर मानवाधिकार के जो लोग होते हैं वो मतलब वहाँ पे देखते भी हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, उनके हिसाब से जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते भी हैं समय समय पर, अगर किसी के साथ मानवाधिकारों क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। एक होता है विधिक अधिकार, जो हमें विधि से मिले। हमने कोई भी विधि बनाई संविधान के अंदर, या संविधान मतलब कोई भी क्या बनाई? विधि, रूल बनाया, उसके आधार पर हमें जो अधिकार दिए गया उनको क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार। एक होते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमें क्या किससे प्राप्त होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होते हैं, संविधान से। जो संविधान के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके आधार पर जो हमें क्या मिले? अधिकार, उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। एक होते हैं मूल अधिकार, जो अपने क्या है? मूल हैं, जो जड़ हैं, जो जड़ तत्वों से आए हैं, जो मतलब वो फंडामेंटल, जो हमें किसी भी व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए, या गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, या मतलब आबाद विचरण करने के लिए, समानता के अधिकार के लिए, भेदभाव ना हो,
धर्म को मानने का, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारी मूल अधिकार के। ये हमारी क्या है? ज़रूरतें हैं। अगर ये हमसे छीन लिए जाएंगे तो फिर बाद के अंदर जो एक मानव है, जो स्वतंत्र मानव है, वो कैसे मतलब विचरण करेगा? तो इसलिए जो अपने मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमें बोलने का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, और जो ये सारी चीज़ किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर मूल। अब जो मूल अधिकार होते हैं अपने, वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक तो हमें समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18। एक है आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, कौन सा है? स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार, जो हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। एक आर्टिकल 23 से 24 से तक क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आर्टिकल 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आर्टिकल 29 से 30 है सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। फिर आर्टिकल है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समता का अधिकार ये अभी पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता अधिकार, जो हमें स्वतंत्रता दी जाती है, वो क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमसे कोई बेगारी नहीं करवाए, कोई हमें ऐसे ही पकड़ के नहीं लेके चला जा सकता है, कि जैसे जो भी हमें जो कल कारखानों के अंदर क्या काम करते हैं ना, उनके विरुद्ध क्या है? हमें जो बच्चे होते हैं 18 साल से छोटे होते हैं, ये मतलब कल कारखानों में जो खतरनाक है, जो वो होते हैं, जहरीली गैसें भी होती हैं वहाँ पे, और जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी खराब हो सकते हैं, उनमें इतनी समझदारी भी नहीं हो सकती कि मतलब इतने बड़े कारखाने के अंदर वो काम करें, और फिर बाद के अंदर ये क्या है? उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आते हैं जो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी उपासना पद्धति, पूजा पद्धति या कुछ भी कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है? धार्मिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के अंदर क्या आता है? जो संस्कृति, जो अपनी संस्कृति है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, अपने जो लोकल जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कौन सा अधिकार दिए गए हैं? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। फिर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 है वो मतलब बहुत ही कोर फंडामेंटल है। अगर हमें ये कोई भी नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार हमारे साथ से किसी मतलब हमें धर्म का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या शोषण किया जा रहा है, या अपना क्या करें मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ नहीं मिल रही, तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं? रिट होती हैं 5 प्रकार की, वो क्या कर सकते हैं? उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अपने मूल अधिकारों का दावा कर सकते हैं। और मूल अधिकार भी मतलब अगर किसी ने एक आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो तुम कहाँ पे जाओ कि तुम्हें कौन दिलाएगा? ये गारंटी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का क्या है? गारंटर है। क्या है? जो वो हमें क्या देगा? गारंटी देता है। किसकी? जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। इसके अंदर लिखा है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़ें राज्य के अंदर शामिल की जाती हैं? एक तो संघ की विधायिका और वह कार्यपालिका। संघ की विधायिका जानते हो? विधायिका और कार्यपालिका किसका भाग है? राज्य का भाग है। राज्य में विधायिका व कार्यपालिका तो हो ही गया। राज्य एक तो संघ की कार्यपालिका व विधायिका, और एक राज्य की विधायिका ये कार्यपालिका, ये किसका पार्ट है? राज्य का पार्ट है। अन्य प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो हमें सार्वजनिक जो सबसे चीज़ें से मिलते हैं, जो उपक्रम हैं, जो हमें जैसे खेती, अगर सरकार कोई इंडस्ट्री लगा रही है जो सरकार की है, उसके अंदर अगर कोई रिसोर्स दे रही है तो उनको अपने प्राप्त करने का अधिकार। अगर हम किसी भी, अब दूसरा है राज्य में निधि से पोषित संस्थान, अगर कोई भी मतलब क्या है कॉलेज वॉलेज है, उसके अंदर जो राज्य क्या देता है? निधि, पैसे देता है, उसके अंदर क्या करने का अधिकार? जो पोषित संस्थान है उसके अंदर पढ़ने का इनका अधिकार। अब कोई भी स्कॉलरशिप देते हैं, ये कौन देता है? राज्य क्या दे रहा है? स्कॉलरशिप दे रहा है। वो किसका पार्ट है? राज्य का पार्ट। और उसे हमें क्या करना है?
मतलब उस जो अगर स्कॉलरशिप दी है ना तो उन लेने के क्या हकदार हैं, किसका पार्ट है वो, राज्य का। और स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय होते हैं जिसके अंदर जो पंचायतें, नगर पालिका, ये सारे स्थानीय लोकल बॉडीज, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर। राज्य से निधि पोषित संस्थान जो कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप या कोई राज्य के द्वारा क्या गवर्न की जाती है, सरकारी स्कूलें, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल जो भी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये सारे किसके अंदर परिभाषा में आते हैं, राज्य की परिभाषा में। तो राज्य की परिभाषा के अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो संघ की कार्यपालिका विधायिका, एक राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। अन्य प्राधिकरणों के अंदर क्या आता है, पहले नंबर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य निधि से पोषित संस्थान और स्थानीय निकाय। राज्य की परिभाषा के अंदर क्या कहते हैं, एक तो संघ की विधायिका और कार्यपालिका, एक राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, और अन्य प्राधिकरण के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, दूसरे नंबर पर राज्य द्वारा निधि जो पोषित है ना वो निधि, और तीसरे पर क्या आता है, स्थानीय निकाय। समझ गया आर्टिकल 12, समझ में तो आ गया क्या, और याद भी हो गया। तो दोबारा बोलो, आर्टिकल 12 है जिसके अंदर डेफिनेशन किसकी है, स्टेट की, राज्य की परिभाषा कि राज्य हम किस किस को बोलते हैं, क्या क्या चीज़ राज्य के अंदर आती हैं। ये इसको मतलब अब मत दो झटके, अरे इसके मत ये मत करो, उसके अंदर ऐसे करते हो आवाज़ ऐसे होती है लग डब इसके अंदर, इसको हिलाओ मत कोई भी, है ना। राज्य की परिभाषा है, बताओ राज्य की परिभाषा, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। पता पब्लिक मैं पूछूँ वैसे बताओ, राज्य विधायक जो मतलब संघ के अंदर क्या क्या है, विधायक और कार्यपालिका। राज्य के अंदर क्या क्या है, अन्य प्राधिकरण के अंदर पहले नंबर क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सेकंड पे क्या है, राज्य की निधि द्वारा पोषित संस्थानों के अंदर पढ़ने का अधिकार, ये सारी चीज़ें मतलब ये। और तीसरे पे क्या है, स्थानीय निकाय, क्या है, स्थानीय निकाय। संघ के अंदर संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य के अंदर और अन्य प्राधिकरण के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकाय और राज्य की निधि द्वारा पोषित संस्थान में पढ़ने का ये सब अधिकार। समझ में आया आर्टिकल 12 हो गया कंप्लीट। चलते हैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। अब क्या है, विधि की परिभाषा कि विधि क्या होती है ना, विधि यानी लॉ, क्या है, लॉ कानून, ये सब किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, विधि के अंदर। तो आर्टिकल 13(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है, संविधान की पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगत की सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी। कहाँ तक, असंगत की सीमा तक। संविधान की पूर्व विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगत की सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी। अब देखो कि संविधान, अपना संविधान कब बना, 1950 के अंदर लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 के अंदर पूर्ण तरीके से बन गया, और जो 15 आर्टिकल थे उसके वहाँ पे लागू भी कर लिए गए। शेष संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को जो शेष संविधान था वो पूरा लागू कर दिया, और 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू किए, कितने, 15 आर्टिकल। अब अपना संविधान कब बन गया, 26 नवंबर 1949। इसको मतलब इसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, संविधान पूर्ण तरीके से बन गया। अब इसके अंदर इससे पहले के जो पूर्व, संविधान से पूर्व मतलब इससे पहले की बात होती है। इससे पहले भी हमें भारत को गवर्न करने के लिए कौन से अधिकार का, भारत सरकार का अधिनियम था 1935। उसके आधार पर क्या होता था, जो अपना जो रूल है, शासन व्यवस्था वो चलती थी। अब उस शासन व्यवस्था के अंदर भी क्या किए गए, हमने जो कानून लिए किसके अंदर, संविधान के अंदर। जो अपना मूल संविधान है इस टाइम के अंदर, उसमें से हमने लगभग 2/3 पार्ट है वो कहाँ से उठाया, 1935 के अधिनियम से, लगभग 210 आर्टिकल के साथ। 1935 के अधिनियम था भारत सरकार का, जिसके अंदर संविधान से अगर अब तो संविधान अब लागू है, उससे पहले भी तो संविधान 1947 के अंदर संविधान बनना स्टार्ट हुआ, 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। उससे पहले भी क्या होता था,
जो शासन व्यवस्था होती थी वो चलती थी, वो किससे चलती थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उससे हमने कितने आर्टिकल लिए? लगभग 2/3 आर्टिकल, लगभग 210 आर्टिकल हमने कहाँ से लिए? 395 के अंदर जो भारत सरकार अधिनियम है वहाँ से लिए। अब उसके कुछ कानून हैं वो अब भी लिए, अब लेकिन वो अब कहाँ तक सही है? अब हमने कोई भी विधि बनाई, कोई भी क्या बनाया? विधि बनाई, कानून बनाया। अब जो रिसेंटली अपना संविधान है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्या है असंगत है या कानून क्या नहीं है उसके अंदर जो मतलब जो पर्याप्त कंडीशंस हैं संविधान के इस टाइम के अंदर उनको क्या नहीं करता? फुलफिल नहीं करता। अब कोई संविधान हमने विधि बनाई एक, जिसके अंदर 5 पॉइंट तो क्या है? सही हैं, और 2 पॉइंट क्या है? जो अपने जो अब मूल संविधान बनाना अब उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इन 5 को तो क्या कर दिया जाएगा? रख लिया जाएगा, और जो 2 हैं इनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि संविधान की पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से क्या है? असंगत है। अब कोई भी उन्होंने क्या बनाई? एक विधि बनाई, कानून बनाया। क्या बनाया? कानून जो अपने ये मूल अधिकार थे। अब कोई ऐसे कोई कानून बनाया जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर रहा हो? समाप्त कर रहा हो। धार्मिक अधिकार को क्या कर रहा हो? समाप्त कर रहा हो। समता के अधिकार को क्या कर रहा हो? समाप्त कर रहा हो। समानता के अधिकार को क्या कर रहा हो? समाप्त कर रहा हो। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो देता हो, या फिर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं दे रहा हो। ये सारे किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 13 ये अपने मूल अधिकार है। अगर किसी ने कोई विधि बनाई, अब इन मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो, तो वो कहाँ तक कानून हट जाएगा? जब तक ये क्या कर रहे हो? इन मूल अधिकारों को क्या कर रहा हो? समाप्त कर रहा हो। जो ये देखो, अब देखो एक कानून बनाया, अभी मैंने समझाया कि क्या 1 2 3 अगर किसके अंदर पॉइंट कितने हैं? 7 हैं ऐसे मानो, जिसके अंदर 5 पॉइंट तो हमारे मूल अधिकारों पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन कोई छठा जो प्रोविजन है वो ऐसा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे लागू करेंगे तब अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? बोलने का अधिकार क्या है? अपना क्या है? मूल अधिकार है। अब ये कानून क्या नहीं दे रहा? बोलने का अधिकार नहीं दे रहा। तो और एक साथ है कि किसी को भी कहीं पे भी जाने का अधिकार नहीं है। ये अपना क्या है? मूल अधिकार है। और एक 8वां प्रोविजन और रख दिया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ये भी अपना क्या है? मूल अधिकार है। अब इन 5 के अंदर तो सही है कि इनके अंदर दे रखे स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास जो अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। धार्मिक अधिकार आपको दे रखे हैं 5 के अंदर, तो क्या दे रखे हैं? आपको मूल अधिकार अच्छी तरीके दे रखे हैं। लेकिन 6 7 8 जो प्रोविज़न है उसके अंदर क्या ले रहे हैं? हमारे मूल अधिकारों को क्या कर रहे हैं? छीना जा रहा है, या उनका क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो अब जो कानून बनेंगे वो क्या करेंगे? अब इन जैसे ये 5 चीज़ें हैं उनको तो क्या कर देंगे? सही, और जो 2 हैं ये 3 बच रहे हैं उनको क्या कर देंगे? गलत। असंगति के आधार पर जो क्या है? असंगत जो मूल अधिकार क्या है? असंगत को क्या कहते हैं? क्या होता है असंगत? इनकंसिस्टेंसी, एक्सटेंड टू इनकंसिस्टेंसी। असंगत का मतलब होता है जो मतलब मूल अधिकारों का क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। ये इनकी क्या है? असंगत। इसको अब ये कहाँ तक? ये मतलब 5 था, वहाँ तक तो क्या था? संगत था, सही था। लेकिन जो 3 प्रोविजन क्या है? असंगत है। तो असंगत की सीमा तक हटा देंगे। जो असंगत है उसको हटा देंगे, जो संगत है उनको रख लेंगे। समझ में आया? ऐसा कर सकते हैं ना भाई। अब अभी 4 जनों ने टी-शर्ट पहन रखी थी, तुम दोनों ने नहीं पहन रखी, तुम असंगति की स्थिति में आ रखी थी, तो तुमको बोला गया कि तुम टी-शर्ट पहन के आओ, नहीं तुम भी उसी प्रोविजन में हो, या फिर तुम चले जाओ ना। असंगत की सीमा तक हटा दिया। समझ में आ गई? दोबारा से समझाने का आवश्यकता है? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है 13(1) के अंदर? संविधान की पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है वह असंगत की सीमा तक हटा दी जाएगी। जो संविधान से पहले की कोई क्या बनाई हुई है? विधि, कानून बनाया हुआ है। लेकिन अब के कानून से, अब जो संविधान बना है उसके से जो संविधान है उससे 3 पॉइंट क्या नहीं खाते? मैच नहीं खाते। 3 या 2 कोई भी, हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो उनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। और जो बाकी शेष है उसको रख लिया जाएगा। क्यों हटा दिया गया? कि जो अब मूल अधिकारों से असंगत था वो हमें क्या? वो मूल अधिकारों क्या कर रहा था? हनन कर रहा था। इसलिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया।
तो संविधान की पूर्व विधि जो संविधान से पहले कोई विधि बन गई थी जो अब वर्तमान में जो मूल अधिकारों से क्या असंगत है उसे असंगत की सीमा तक हटा दिया जाए। अगर पूरी असंगत है तो पूरी हटा दी जाएगी, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट हटा दिए जाएंगे, 10 पॉइंट असंगत है तो 10 पॉइंट हटा दिए जाएंगे। अगर 1 पॉइंट सही है तो 1 पॉइंट रख लिया जाएगा, अगर 10 पॉइंट खराब है तो 10। यदि पूरा ही हुआ तो पूरा ही हट जाएगा। अगर पूरा ही खराब जो मतलब असंगत है तो उसे पूरा ही क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा असंगत की सीमा तक। जितना गलत है उतना हटा दिया जाएगा, जितना सही है उतना रख लिया जाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 13(1) में क्या लिखा हुआ है कि संविधान की पूर्व जो असंगत जो संविधान से उनको रख लिया जाएगा और जो गलत है उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, असंगत की सीमा तक हटा दिया जाए। जो संविधान की पूर्व विधि जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है उसे असंगत की सीमा तक क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। संविधान की पूर्व विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है असंगत की सीमा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य का मतलब हटा दिया जाएगा, मतलब वो निरर्थक हो जाएगी, उसका मतलब कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि हम उसको हटा देंगे। अब आर्टिकल 13(2) के अंदर लिखा है राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा संविधान के पश्चात के कानूनों के लिए। अब इसके अंदर वही बात की हम उसको हटाएंगे किसके आधार पर, जो अपना 13(2) है ना, वो पहले के अंदर तो प्रोविजन है कि जो संविधान से पूर्व की विधि है जो मूल अधिकारों के असंगत है तो उसे असंगत की सीमा तक हट जाएगी। लेकिन हटाएंगे अब किसी पहले की विधि बनाई हुई है, अब उसको हम हटाएंगे कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके, आर्टिकल 13(2) का प्रयोग करके। क्योंकि आर्टिकल 13(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है तो वह असंगत की सीमा तक शून्य होगा संविधान के पश्चात के कानूनों के लिए। जो संविधान बन गया वो पहला आर्टिकल तो क्या बोल रहा है 13(1) तो क्या बोल रहा है संविधान के पूर्व के लिए। अब संविधान बनने के बाद में क्या हो गया, अब कोई ऐसा कानून बना दे, कोई पार्लियामेंट ने कोई भी देख लेके आए संविधान बन रहा है, संविधान बन गया ना, अब कोई नए जो अब क्या लग रखा है वक्फ बोर्ड ला रखा है कि उस पर क्या चल रहा है वो भी देखे। अब कोई कानून है जो अपने मूल अधिकारों का क्या करता हूँ, हनन करता हूँ। कब? संविधान के निर्माण के पश्चात। संविधान का निर्माण हो गया, अब भी कोई मूल अधिकारों से ऐसा हो गया जो हमारा हनन करता है तो हम इसको हटा देंगे किसका प्रयोग करके, 13(2) का प्रयोग करके। अगर कोई पहले का बना हुआ है उसको हटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 13(1) का। समझ गए? 13(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो संविधान से पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उसे असंगत की सीमा तक हटा दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 13(2) के अंदर लिखा है जो राज्य अब कोई कानून बना रहा है जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है तो फिर उसे भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, निरस्त। अब आर्टिकल 13(3) अब इसमें किसकी परिभाषा दी गई, विधि की परिभाषा कि विधि के इसमें विधि की परिभाषा को दिया गया। अब विधि की परिभाषा क्या क्या है, एक तो विधि क्या क्या हो सकती है, अध्यादेश। अध्यादेश जो आर्टिकल 123 के अंदर है, भारतीय जो मतलब राष्ट्रपति है वो एक क्या कर दे सकता है, अध्यादेश दे सकता है। राज्यपाल भी क्या दे सकता है, अध्यादेश दे सकता है, ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस हाँ सही है। अरे मतलब अब तो चुप रहे है ना, इसमें विधि को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। अब विधि के अंदर क्या क्या आता है, एक तो अध्यादेश। क्या आता है अध्यादेश? क्या होता है? अब देखो कि क्या हो, पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा हो, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं अमूमन लिखा हुआ है, लेकिन वो मतलब हम मानते हैं मतलब 6 महीने के अंदर कोई बैठक हो जानी चाहिए। वो 2 बैठकों के अंदर 6 महीनों का मतलब कोई भी बैठक है उसको 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर तो मतलब एक बैठक हो, लेकिन वो तो छोड़ो ही ना। अगर क्या नहीं चल रहा है, संविधान का क्या नहीं चल रहा, जो मतलब पार्लियामेंट का क्या नहीं चल रहा, सेशन नहीं चल रहा, तो उसके अंदर अगर में कोई कानून लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? कौन क्या ऑर्डिनेंस है? ऑर्डिनेंस से। ऑर्डिनेंस का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 123 और राज्य के अंदर भी है। जो फिर एक ला सकते हैं, एक और क्या होता है कि मतलब विधि के अंदर एक होता है आदेश, एक होता है उपविधि, नियम, विनियम, अधिनियम, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाला कोई रूढ़ी या प्रथा। अब देखो समझो,
मतलब विधि को कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम विधि के अंदर कंसीडर करते हैं। एक तो अध्यादेश, अध्यादेश जो मतलब एक तो ये क्या हो, संसद के क्या होते हैं, 70 होते हैं। अब उसके संसद के अमूमन 3 सत्र माने जाते हैं। कौन कौन से? बजट सेशन, विंटर और समर। हाँ आई कौन कौन से हैं? वो विंटर समर और वो बजट। हाँ आई जी। तू तो हिंदी के हिंदी में बोलता। मन को ना ऊपर आई जी मेरे पर डेढ़ आती है बारी मायने अरे वो आएंगे तो बता देंगे, छोड़ो। मानसून और शीतकालीन, एक तो 3 होते हैं। सबसे पहले फरवरी में तो क्या होता है? बजट। एक तो अलग ही बोलती है मतलब। एक होता है मानसून, फिर एक होता है शीतकालीन सत्र जो दिसंबर के समथिंग होता है। वो कौन सा होता है? शीतकालीन, जो मई जून के अंदर क्या होता है? मानसून। बजट सत्र जो फरवरी के अंदर होता है। 3 सत्र क्या होते हैं? अब इन 3 सत्र के अंदर लगभग 2-2 महीने के समथिंग ऐसे क्या चलती है, 1 महीने 2 महीने क्या चलती है? संसद चलती है। अब इसके अलावा अगर हमें कोई कानून लाना हो तो हम कैसे लाएं? अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमें अभी कानून लाने की आवश्यकता है, या हम अभी क्या लाएं? कानून लाए, तभी क्या है जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। तो हम कहाँ पे लाएं? अब संसद, अब कोई कानून लाने के लिए क्या करते हैं? संसद का क्या चल रही हो, बैठक चल रही हो, सत्र चल रहा हो, उसके अंदर हम कोई भी देख लाएंगे, फिर वो साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा। फिर मतलब पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर कानून बन के आएगा। अब एकदम से हमें क्या हो गई? ज़रूरत हो गई, तो हम उसकी पूर्ति कैसे करें? फिर राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करता है जिसके अंदर इन प्रोविजनों की कोई आवश्यकता नहीं है कि विधेयक पहले लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, फिर साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा क्या हो? पारित हो। हमें एकदम जो मैं इस टाइम की जो कंडीशन है उनको क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, या उनको व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को क्या करने के लिए, लागू करने के लिए इमीडिएटली अगर कोई डिसीजन लेना हो या इम्प्लीमेंट करवाना हो तो उसका किसका प्रयोग करते हैं? अध्यादेश का, जो राष्ट्रपति जारी करता है। किसकी सलाह से? ये मतलब देंगे, सलाह देंगे, फिर के आधार पर कौन कर देगा? अध्यादेश। अध्यादेश एक कानून के रूप में काम करता है। किसके रूप में? कानून के रूप में। वो वैसे ही काम करेगा जैसे अब कोई भी विधेयक आया, जब वक्फ बोर्ड अब के जो चर्चा चल रही है अब वो पारित होगा, फिर बाद के अंदर वो उसके नियम बन जाएंगे, अधिनियम बन जाएगा, फिर वो जैसे कार्य करता ना वैसे ही अध्यादेश, हमने किसी ने कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो वो भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे को क्या कार्य करता है? विधि कार्य करता है, लॉ कार्य करता है। तो अध्यादेश को हम किसकी परिभाषा के अंदर लेते हैं? विधि की परिभाषा के अंदर। अध्यादेश एक आदेश, जो कोई भी आदेश दे उसको भी हम क्या लेंगे? फिर एक उपविधि, विधि के अंदर क्या होती है? उपविधि, नियम। कोई भी मतलब कानून बनाया, अब उसके नियम बनाते हैं किस किस को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। एक तो कानून बन गया कि महिलाओं का क्या करना है? प्रोटेक्शन देना महिलाओं को। अब महिलाओं को प्रोटेक्शन कैसे देंगे? उसके लिए क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। या बोले बच्चों को क्या देना है? सुरक्षा प्रदान करनी है, तो अब सुरक्षा कैसे प्रदान करनी होगी? उसके लिए क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। तो ये सारे नियम, उपविधि, आदेश, विनियम, अधिसूचना। अभी अधिसूचना भी किसके अंदर कंसिडर की जाएगी? विधि के अंदर। अभी जो RPSC है या UPSC है, वो अगर वैकेंसी अब की 1000 पोस्टों पे क्या है आपकी बढ़ती है, तो ये क्या करती है? अधिसूचना जारी करती है। क्या? अधिसूचना। ये भी क्या एक विधि का भाग है। अब RPSC जो राजस्थान जो बोर्ड है वो भी जारी करेगी कि इतने पर क्या है RS की भर्ती है, तो उसके लिए क्या जारी करेगी? अधिसूचना। वो भी किसका पार्ट है? विधि का। और विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा, ऐसी कोई भी मतलब रूढ़ी या प्रथा, रूढ़ी का मतलब ऐसे कोई जो मतलब अपन मानते हैं ना कि रूढ़िवादिता, एक होता है कि प्रथा, कोई ऐसी प्रथा, घूंघट प्रथा, पर ये तो इतने मतलब वो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई प्रथा हो जो क्या हो, जो विधि का बल रखती हो। जैसे सबरीमाला और वो थी ना, वहाँ पे ये चलता है महिलाओं के पीरियड्स के टाइम के अंदर वो क्या नहीं जा सकती, मतलब आचार वाला नहीं, मंदिर में नहीं जा सकती है ना। हाँ, ये तो अपनी ये भी रूढ़ियाँ घर के अंदर हैं, तो मतलब जो मतलब क्या है आडंबर है ये सारी चीज़ें, लेकिन वो इतने तटस्थ हों, इतने ज़्यादा क्या हों, गहरे विश्वास हो, जो किसका काम करते हों?
एक विधि के जैसे काम करते हो। अगर इनको कोई मतलब क्या करता है, अवहेलना करता है, तो वो चोट पहुंचाने का कार्य करे। तो ऐसा कोई मतलब गहरा विश्वास हो या गहरी क्या हो श्रद्धा उसके अंदर, तो वो भी किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, विधि के अंदर। तो बताओ विधि के अंदर क्या क्या चीज कंसिडर की जाती है विधि? एक तो अध्यादेश, एक आदेश, एक उपदेश, एक विनियम, एक अधिसूचना और विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा। क्या क्या इसमें विधि की परिभाषा में? एक तो अध्यादेश, एक आदेश, एक उपविधि, एक नियम, एक विनियम, एक अधिसूचना, एक विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा। कौन कौन से? अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनियम और अधिसूचना या विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा। तो दिखा भाई को, दिखा ऐसे नहीं अच्छे से। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम। समझ में अभी? ये समझ में तो आ गया ना आर्टिकल? आर्टिकल 13(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि संविधान के पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों के क्या हो असंगत हो, तो असंगत की सीमा तक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 13(2) में क्या लिखा है, जो अभी राज्य द्वारा कोई कानून हुआ है जो मूल अधिकारों से क्या हो असंगत हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। फिर आर्टिकल 13(3) के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर विधि की परिभाषा दी गई कि विधि के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब ऐसे है कोऑपरेशन एकेडमी हम बोलेंगे तो किन किन चीज़ों के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो ऐसे अगर हम किसी विधि है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो अध्यादेश, एक उपदेश, एक आदेश, एक विनय, एक अधिसूचना, एक विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। ये जारी कौन कहते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल करे। अध्यादेश जारी करे है ना राष्ट्र। अध्यादेश में कौन जारी करे? राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा प्रयोग करे? 123 को। ये बाद के मायने सारी चीज़ें होंगी है ना। हाँ, ये आदेश रही है तो सारा कौन जारी करे? गवर्नमेंट करे है ना। अधिसूचना जो वो आपने वो जो संस्थान में नहीं का आधार पर सारी जो आरपीसी की जो नोटिफिकेशन जारी कौन करेगा? आरपीसी करेगी। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर रहा है। उपविधि, नियम रही है संसद रही है, सारे मिलके बना रहे हैं ना, कार्यपालिका इनको सबको मिल एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर कोई अधिनियम बन गया अब उसको क्या करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए नियम बनाते हैं, वो सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फिर है ग्रहण का सिद्धांत। इसके अंदर कोई समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो। आर्टिकल 4 होना 13 के अंदर अभी 4 है पहले, तो ये बता रहा हूँ। ये बताओ इसमें भी कोई है कुछ पूछने लायक और कुछ नहीं समझ में नहीं आया तो बता दो कुछ भी। अधिसूचना, विनियम, नियम, उपविधि, आदेश सारे है ना। अब हैं तुम्हारे और क्या दे रखे हैं, और आर्टिकल मतलब 13(4) इसके अंदर क्या है, यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? सामान्य विधि। आर्टिकल 13(4) यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो गढ़े? 1971 द्वारा जोड़ा गया, जो 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। सामान्य विधियों पर सामान्य विधि पर लागू होता है। अब ये लिखा रखे क्या है? 13(2) क्या है? राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो मूल अधिकारों से क्या हो असंगत हो, वह असंगत की सीमा तक शून्य होगा संविधान के पश्चात के कानूनों के लिए। ये कौन से कानूनों के लिए लागू होगा? ओनली सामान्य कानून। कौन से? सामान्य दो लिख लो उसको। मैं तो कौन लिख रहा यार। आर्टिकल 13(4) संविधान संशोधन 24वें के तहत 1971 द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, लाइट चली गई तो तुम ऐसे करोगे? अंकल शाम की खेलते हैं 2-3 दिन लाइट तो थे शाम की ज़्यादा पड़ती ऐसे मैं बोल रही हूँ तेरा मम्मी से उनका बस
अरे बात आ रहा टक जाए हथियार गिर हथियार हो गए। चलो ठीक ऐसी है बात नहीं है। चलो ठीक है चलो 2-3 घंटे को ना 5-6 घंटे को ना कौन से के अंदर जो क्या लिखा है 13/4 13/4 जो कि वो 24वें संविधान संशोधन 1971 1971 में जोड़ा गया है। इसमें 13 तो केवल सामान्य विधियों पर लागू विधियों पर होगा। लागू होता है। किस पे लागू होता है? सामान्य विधियों पे। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है, जो केवल सामान्य विधियों विधियों पर पर लागू लागू होता होता है। ये 13-2 13/2 केवल सामान्य जो अभी ऊपर ने जो पढ़ा है 13/2 क्या है? 13 जो राज्य ऐसे राज्य कानून है जो मूल द्वारा अधिकारों को बनाए असंगत है, जो अधिकारों की असंगत की सीमा तक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो लेकिन वो किस पे लागू होगा? ओनली सामान्य विधियों पर। ऐसे नहीं होगा कि हर विधि पर ही क्या हो इम्प्लीमेंट हो, वो ओनली किस पे होगा? सामान्य विधि सामान्य विधियों पर। अब है ग्रहण का सिद्धांत। यदि कोई संविधान पूर्व का कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है, किंतु कालांतर में संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन करती है और उसमें वह असंगति दूर हो जाती है, वह कानून पुनर्जीवित हो जाता है। ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत सिंपल सा है, समझ में आएगी? यदि कोई समझ में आया? बताइए एक बार ग्रहण का अभी मैं समझा देता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बोला है कि यदि कोई संविधान के पूर्व का कोई कानून था, क्या था? संविधान के पूर्व का क्या है? कानून है। अब वो क्या था? मूल अधिकारों से क्या था? असंगत था। क्या था? असंगत था। क्या था? असंगत अब असंगत क्या था कि अब मतलब पहले कोई कानून बना हुआ था, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ था कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। ये उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ था, है ना? अब ये संविधान की पूर्व की है। फिर जब हमारे संविधान बना तब उसके अंदर क्या था? हमें संपत्ति का अधिकार था। तो जैसे ये प्रोविज़न हमें दिखा, हमने इस विधि को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? मूल संविधान जो हमें जो 1949 के अंदर जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना पढ़ा, उसके अंदर हमें संपत्ति का अधिकार था। अब इस ये क्या लिख रहा है कि संविधान से पहले 1935 मतलब वो चला रहा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि तुम्हें संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। फिर जैसे हमने ये देखा, इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अब लेकिन कालांतर में संसद ने मूल अधिकारों में कोई संशोधन कर दिया। अब संशोधन क्या कर दिया? संसद भी है ना, अब संविधान संशोधन करके संसद है ना, वो संपत्ति को अधिकार को हटा दी। किससे? मूल अधिकार से। अब जैसे ही क्या हटाई? इसको संसद हटाई, जो पहले वाला कानून है वो जीवित हो गया, कि उसी के अंदर भी तो यही चीज़ लिखी हुई थी कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब संसद ने भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? पुनर्जीवित हो गया। समझ में आया भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आया क्या? ये दोबारा समझो। अभी देखो कि कोई भी क्या है कानून था, अब वो मूल अधिकारों से क्या था? असंगत था। क्या था? असंगत था। तो उसे हमने क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? मूल अधिकारों में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। जैसे मूल अधिकारों में संशोधन किया, वो असंगति थी ना, वो अपने आप ही दूर हो गई। अब जैसे ही वो दूर होगी तो हमने इसको वापस किसके अंदर कर लिया? ऐड कर लिया। अब वो क्या हो गया? पुनर्जीवित हो गया। समझ में आ रहा? आ रहा है कैसे? तो बोलो। हेलो यदि कोई संविधान पूर्व का क्या है? कानून है, जो मूल अधिकारों से क्या है? असंगत है, तो असंगत की सीमा तक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन किंतु कालांतर में मूल अधिकारों में संशोधन कर दिया गया, उससे वह असंगति दूर हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? पुनर्जीवित हो गया। समझ में आ गया क्या? पूरा ऐसे कैसे बता था? यदि कोई वो कानून है ना, जो कि वो मूल अधिकारों के तो वो है कि पहले वो मूल अधिकारों से असंगत था। हाँ, तो अब वो जो हमने वो लागू होगा ना, अपन ने अब क्या किया कि संविधान के अंदर ही क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। मूल अधिकारों के अंदर ही क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। जैसे हमने संशोधन किया,
वो उस कानून में जो बात लिख रही थी ना, अब वो बात हमने जो अपना संविधान है उसके अंदर ऐड कर दी। अब वो तो पहले जो लिखी हुई थी वही बात अब है, तो वो पहले वाला कानून क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। समझ में आया भाई? यदि कोई संविधान का पूर्व कानून जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है तो वो शून्य हो जाता है, किंतु कालांतर में संसद ने मूल अधिकारों में कोई क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, उससे वो क्या हो गई, असंगति दूर हो जाती, तो वह कानून क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? अब कब हुआ ऐसे तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। 1907 के अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार था। पहले हम जो आर्टिकल था ना, अब जो 300 के अंदर जोड़ दिया गया है क्या है ना, वो पहले हमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन हमारे जो अब क्या कर दिया गया, इसके अंदर ही क्या कर दिया गया, संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब ये किसके अंदर संशोधन हुआ, मूल अधिकार के अंदर। अब कोई ऐसा कानून होता कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले ऐसा लिखा हुआ, पहले ऐसे लिखा हुआ था तो हमने उसको रद्द कर दिया कि हमने दे रखा है, तूने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। लेकिन अब क्या किया हमने, संपत्ति का अधिकार हमने भी मूल अधिकारों में संशोधन करके क्या कर दिया, हटा दिया। हमने भी यही बात लिख दी कि संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार नहीं है, अपन को क्या है, संपत्ति का अधिकार नहीं। ये संपत्ति का अधिकार जैसे ऐसे लिखा, वो जो पहले वाला है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये तो सेम हो गया, तो जो पहले वाले भी दिए वो तो सही है फिर, कि उसी के अंदर भी तो यही चीज़ लिखी हुई है जो हमने तुम अब लिखे हैं, तो वो क्या होगी, पुनर्जीवित होगी। पहले क्या हो गई थी, वो रद्द हो गई थी, ऐसे मान लो मृत्यु हो गई थी उसको। क्यों? क्योंकि हमने संपत्ति का अधिकार दे रखा था और उसके अंदर संपत्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन हमने संपत्ति का अधिकार अब हमने भी हटा दिया, उसमें पहले से ये प्रोविजन है, तो वो अब वो कानून पहले से क्या हो गया, जीवित हो गया, अब प्रासंगिक हो गया कि वो सही है, मैंने पहले बोल रखा था, अब तुम ये करे तो वो क्या हो गया, पहले ये क्या था, विरोधाभास था, इसलिए क्या हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया। समझ में आया? ग्रहण, अब इसके अंदर ग्रहण क्यों नाम दे रखा है इसको, ग्रहण होता है, ग्रहण के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऊपर एक बार ब्लैक होता है, एक बार बादल लग जाता है, मतलब ब्लैक छा जाता है पूरी जगह, लेकिन जैसे ग्रहण हटता है वापस क्या होता है, मतलब जो वो तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके अंदर ग्रहण के अंदर पहली बार सूर्य चंद्रमा के आते हैं, शायद एक साथ पृथ्वी के ऐसे कुछ आते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, तब क्या होता है, एक बार वो ब्लैक सा छा जाता है, फिर बाद के अंदर वो हट जाता है, वैसे हम वो वापस दिखने लग जाता है। वो सेम बात है कि कुछ समय के लिए इसके अंदर असंगति थी, लेकिन बाद के अंदर ये असंगति मूल अधिकारों से भी हटा दी गई, या मूल अधिकारों से इस चीज़ को हटा दिया गया, तो वो चीज़ प्रासंगिक हो गई, तो वो क्या हो गई, पुनर्जीवित हो गई। समझ में आया? ग्रहण का 13(1) के अंदर क्या लिखा है, संविधान के पूर्व का कानून जो मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो, असंगत किसी मात्रा क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। 13(2) के अंदर क्या लिखा है, जो कानून अब बनाए जो क्या है, मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, वो असंगत किसी मात्रा शून्य हो जाएंगे। अब कौन से, संविधान के बनने के बाद के कानून उनके लिए। फिर 13(3) के अंदर क्या लिखा हुआ था, इसमें राष्ट्रपति कि 21 के अंदर क्या, विधि की परिभाषा, किसकी परिभाषा, विधि की परिभाषा। विधि के अंदर क्या क्या होगा, एक तो अध्यादेश होगा, एक क्या होगा, आदेश होगा, एक विनय होगा, एक उप विधि होगी, और क्या होगी, एक अधिसूचना, क्या होगी, अधिसूचना, और एक क्या, जो नियम, और एक जो विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा या रूढ़ी, जो किसका वो रखती है, विधि का बल रखती है। वो सारे किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे, 13(3) के अंदर। आर्टिकल 12 के अंदर क्या था, 24वां संविधान संशोधन अरे आर्टिकल 12 पूछा है मैंने, रैंडमली ऐसे दे दिया। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या क्या आएंगे, संघ की, राज्य की, अन्य प्राधिकरण के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के क्या उपक्रम, और राज्य की नीति की पोषक, राज्य निधि द्वारा पोषित संस्थान और स्थानीय निकाय, ये सारे। और 13(4) के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13(4) में क्या है, 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। जो 13(2) है वो केवल कौन सी विधियों पर, सामान्य विधियों पर, कि हर किसी को तुम क्या नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, ओनली सामान्य विधि है उनको क्या कर सकते हो, शून्य कर सकते हो। समझे? अब हम चलेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 से 18 के अंदर क्या दे रखा है, 14 से 18 के अंदर है समानता का अधिकार। अच्छा, और दे रखा है कि प्रत्येक भी यही है।
यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगत की सीमा तक शून्य होता है, अर्थात पूरी विधि शून्य नहीं होती है, बल्कि विधि के कुछ भाग जो मूल अधिकारों से असंगत वही शून्य होते हैं। इसे विधि का सेम है ना। ये क्या पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत के अंदर क्या होता है, जो मतलब गलत है उसको पृथक कर लिया, जो सही है उसको क्या कर दिया, उससे पृथक कर लिया। गलत और सही से क्या कर लेना, पृथक कर लेना, यही क्या है पृथक्करण। जो मूल अधिकारों की क्या है असंगति तक, असंगत है तो उसे असंगत की सीमा तक हटा दिया, जो संगत है उसको रख लिया, ये क्या है पृथक्करण का सिद्धांत। इसके अंदर ही दे रखा है ये, मतलब कुछ ये तो हमने बोल ही दिया, सेम ही है ना, ऐसा कुछ आता है इसके अंदर। समझ में आ गया, पूरा आ गया, याद भी हो गया। आर्टिकल 15 to 18 इसमें 14 to 18 क्या है, समानता का अधिकार। किसका अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब इसके अंदर क्या है, समानता होती क्या है, एक तो सबको इक्वल ट्रीट करना। हाँ, कि किसी भी आदमी के साथ जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, जन्म स्थान क्या नहीं हो, भेदभाव न हो, ना सार्वजनिक स्थानों पर ना भेदभाव, न नौकरियों के अंदर उसके साथ कोई भेदभाव हो, ना किसी को विशेष टाइटल दिए जाएं कि उपाधियाँ दी जाएं। किसको तो उपाधियों से क्या किया जाता है, संबोधन किया जाता है, एक दूसरे को ऐसे संबोधन किया जाता है, वो समान व्यवहार हो रहा है कि उनके अंदर नहीं होता। किसी को मतलब कोई कानून मतलब क्या है, नौकरियों के अंदर क्या दी जा रही है, एक तो मतलब कोई पिछड़े हैं उसके आधार पर तो हम क्या दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, या ऐसा नहीं दिया जाए कि ये इस जाति से इसको तो सीधे क्या जॉब लग जाएगी और इनको क्या देनी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हो। क्यों, समान प्रोविजन। और किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं हो, भेदभाव। ये सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं, समानता के देख रहे हो। जो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब आर्टिकल 14 के अंदर पहला लिखा है विधि के समक्ष समता व विधि के का समान संरक्षण। विधि के समक्ष दो चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल 14 के अंदर। एक तो क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता, और एक लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण। अब इनके अंदर क्या अंतर होता है, अब क्या होती है, विधि के समक्ष समानता क्या होती है, यह अवधारणा विधि के शासन की क्या है, नकारात्मक व्याख्या है। विधि के समक्ष समानता, अब इसके अंदर अभी क्या है, यह अवधारणा विधि के शासन की क्या है, नकारात्मक क्या है, व्याख्या है। अब कोई कानून के समक्ष सभी समान हैं। अब इसके अंदर क्या क्या लिखे, देखो, कानून के समक्ष सभी समान है, ये विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं, व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि। समझ में आए, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, एक तो ये नीचे वाले भी पढ़ देते हैं। यह अवधारणा कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। फिर एक है विधि का समान संरक्षण, यह विधि के शासन की सकारात्मक क्या है, व्याख्या है। समान परिस्थितियों में विधि का समान व्यवहार करेगी और युक्ति का संगत भेदभाव कर सकती है। ये यूएस से क्या की गई है, ली गई। अब इसके अंदर दोनों के अंतर क्या है, एक के अंदर लिखा हुआ है विधि के समक्ष क्या है, समानता। इधर देखो, इधर विधि के समक्ष समानता, एक चीज एक लिख रखा है विधि के समक्ष समता, या विधि का समता नहीं, समानता नहीं, विधि के अंदर विधि का समान संरक्षण, या ये सारी चीज है ना। अब इसके अंदर लिखा है विधि के समक्ष समानता, ऐसे घायल मनो पानी लिएगा जी, विधि के समक्ष समानता। बोतल में अब समानता, यार रुक जाओ, इधर देख ले पहले, ये समझ में नहीं आएंगे फिर बाद में समानता क्या होती है। मतलब एक एक्टिव हो जाओ सारे, ऐसे क्या है रे, तू सही हो, ले बता मेरे को समक्ष और समानता के अंतर बता। इक्वलिटी भी फॉलो और इक्वल प्रोटेक्शन, तो एक ब्रीफ के अंदर बता। इसके अंदर है कि एक तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है और एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है। नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ब्रिटेन से ली गई है ना। अरे समझा, ये तो मतलब इसके अंदर लिखी हुई है, पहली बात है ना। और पॉजिटिव यूएसए से है ना, उसके अंदर ये है कि मतलब जो ब्रिटेन के अंदर नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दी गई है ना, उसके अंदर ऐसा है कि भाई मतलब मतलब जो लॉ है ना वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन क्या नाम है, जो यूएस वाली है ना इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, उसके अंदर है कि
जो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या नाम है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ में आया? अलग में बता दो। एक है विधि के समक्ष समानता। ये बोल रहा है कि विधि के समान सब क्या होंगे? समान होंगे। कोई चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन विधि के समक्ष क्या है? समानता है। ये अच्छी बात है क्या? अब कोई मतलब कोई विकलांग है, कोई क्या है? विकलांग है, अगर उसकी समक्ष भी तुम क्या कर रहे हो? समान व्यवहार कर रहे हो। कि अब हम बढ़ जाते हैं राशन, मतलब राशन कार्ड से क्या लेते हैं, राशन लेने जाते हैं ना, तब हमें एक लाइन लगी होती है। अब इसी के अंदर अगर विधि का शासन, जो अगर विधि के समक्ष समानता होगी तो चाहे से उसके अंदर क्या हो, विधवा महिला हो, चाहे से वो महिला हो, चाहे से वो विकलांग हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे से वो बुजुर्ग हो, उसे सब कैसे लाइन में लगना पड़ेगा। समय जो पहले आया वो सारे क्या लगे? लाइन में लगे। अब क्या है विधि के समक्ष समानता कि हम ना बूढ़े के अंदर भेद करेंगे, ना बच्चे के अंदर भेद करेंगे, ना महिला के अंदर भेद करेंगे, ना विधवा के अंदर भेद करेंगे, ना जो जिसका अच्छे स्वास्थ्य है उसके अंदर भेद करेंगे, ना जो खराब स्वास्थ्य है उसके अंदर भेदभाव करेंगे। ये क्या है? समानता। अगर कोई व्यक्ति लेट आया है, वो बूढ़ा है या विकलांग है, तो भी उसे लाइन के जो अगर 100 लाइन मतलब 100 व्यक्तियों की लाइन बनी हुई है तो उसे लास्ट में लगना पड़ेगा जो जहाँ पे आया है वहाँ पे। इसे वो क्या नहीं दिया जाएगा? विशेष कोई वो नहीं किया जाएगा तू विकलांग है तो क्या, आ जा, आगे आ जा। क्या करेंगे? समान ट्रीटमेंट करेंगे तुम्हारे साथ। समान विधि के समक्ष क्या हो? समान हो। तुम विधि है जो सब कुछ है, जो विधि क्या है? पावरफुल है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या है? विधि का समान संरक्षण के अंदर क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई व्यक्ति लंगड़ा है या विकलांग है, जो कुछ भी है, अगर कोई विधवा महिला है या मतलब महिला है, पुरुष है, तो उनकी क्या लगती है? अलग अलग कैटेगरी। विधि का समान संरक्षण करेंगे कि दे भाई यहाँ पे क्या है? राशन की लाइन। अब इसके अंदर कोई बुजुर्ग आ गया तो उसको हम क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। विधि का क्या करेंगे? समान संरक्षण करेंगे। समान संरक्षण का मतलब तुम्हें राशन तो सभी को देंगे, लेकिन उनको पहले देंगे जो मतलब यहाँ पे लाइन के अंदर खड़े नहीं हो सकते। अब कोई मतलब विकलांग व्यक्ति है तो वो मतलब 100 लाइन तो वेट कर सकता है क्या इतना? मतलब वो कैसे? तो उसको क्या कर देंगे हम? पहले राशन दे देंगे और फिर बाद के अंदर जो राशन सबको देंगे। जो चीज़ है विधि का जो हम करेंगे, जो विधि को मानेंगे तो, लेकिन मानेंगे इस प्रकार से, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको पहले क्या कर देंगे हम? चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक तो ये क्या है? सकारात्मक। ये क्या है ना कि यार कितनी अच्छी व्यवस्था है कि मतलब अगर कोई युक्ति या किसी व्यक्ति को ज़रूरत है कि मतलब वो विकलांग है या वो, तो उसको पहले वो क्या देना? प्राथमिकता देना। ये अच्छी बात ही तो, सकारात्मक बात ही तो है। ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से। विधि का क्या? समान संरक्षण। कि हम विधि को माने तो गए, लेकिन उसका क्या करेंगे? समान संरक्षण करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? समान तरीके। अगर कोई युक्ति या क्या हमें क्या करना पड़ा? भेदभाव करना पड़ा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति कोई स्वस्थ व्यक्ति है और एक क्या है जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हम उसको इनके अंदर क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है उसके अंदर। ये क्या है? विधि का समान संरक्षण। राशन हम उसी को भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो विकलांग है उसी को राशन देंगे और जो सही है उसको राशन नहीं देंगे। अगर विधि के अंदर ये लिखा हुआ है कि राशन सभी को देना है तो हम सभी को राशन देंगे, लेकिन राशन देते टाइम में हम जो विकलांग है ये क्या है उनको अंदर क्या करेंगे? वरीयता देने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। एक विधि के समक्ष समानता कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, विधि क्या है? सुपीरियर है। विधि क्या है? भगवान है। अगर विधि में जो लिखा हुआ है बस जो पहले आया पहले पाओ। ऐसा कोई विधान नहीं है कि कोई विकलांग चाहे सो मरे चाहे जीरे, कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? विधि का समान क्या करेंगे? समानता के साथ एकदम समान मानेंगे सभी को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। युक्ति यज्ञ जो होते हैं भेदभाव नहीं करेंगे। ये सारी चीज समझ में आए दोनों? तो लो विधि के समक्ष समानता। यह अवधारणा विधि के शासन की क्या है? नकारात्मक व्याख्या है। और विधि का समान संरक्षण ये सकारात्मक। ये सकारात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें कि जो समान तो दिया जाएगा सबको, पर जो विकलांग है ना वन पहले भी दे सकेगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं कि मतलब युक्ति है भेदभाव कर सका था। क्यों कर सका? क्या के लिए? कि वन जरूरत कि अब कोई विकलांग व्यक्ति इतनी देर तक वो इतनी देर तक क्या नहीं हो सकता? खड़ा नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से क्या करेंगे? ये क्या है? सकारात्मक बात ही तो है, इसलिए क्या है? सकारात्मक अवधारणा।
वो क्या है नकारात्मक कि यार तुम विकलांग के साथ भी ऐसा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है तुम उसको इतनी देर लाइन में कैसे खड़े कर सकते हो, तो वो क्या है नकारात्मक व्यवस्था अवधारणा। ये क्या है सकारात्मक। वो कहाँ से ली गई नकारात्मक? ब्रिटेन से। सकारात्मक वाली कहाँ से ली गई? यूएसए से। अब क्या लिखा हुआ है पहले के अंदर पढ़ो तो। ये विधि शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है, कोई भी व्यक्ति विधि किसी बड़ा नहीं है, विधि किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। हाँ, कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है। विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है कि हम किसी को भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देंगे क्योंकि कोई भी आदमी विधि से बड़ा नहीं है। ये व्यक्ति विधिक व्यक्ति की व्यक्ति विधि और व्यक्ति कोई भेदभाव को ना, कंपनी निगम चाहे कुछ भी हो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण, यह विधि के शासन की क्या है? पॉजिटिव व्याख्या। अब इसके समान परिस्थितियों के अंदर समान व्यवहार। अगर समान परिस्थितियां हैं उनके अंदर समान व्यवहार, मतलब समान परिस्थितियों का मतलब सभी क्या है? ये सभी स्वस्थ हैं तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी स्वस्थ हैं फिर भी किसी को हम क्या दे रहे हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं या स्पेशल किसी व्यक्ति को आगे बुला के उसको पहले राशन दे दिया और बाद में दूसरों को। अगर सभी समान है तो समान व्यवहार, लेकिन युक्ति संगत भेदभाव हो सकता है। किसी के अंदर असंगति है तो हम उसको क्या करेंगे? स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि जो सही है उसको उनमें सही 50 सही की लाइन लगी है उनमें भी के बीच बीच में से बुला लिया कि तू आ जा पहले, तू आ जा। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अगर सभी सही समान है तो समान क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई असंगति है किसी व्यक्ति के अंदर तो फिर उसके हिसाब से युक्ति संगत क्या हो सकता है? भेदभाव हम कर सकते हैं। यह अवधारणा यूएसए से ली गई है। अब इसके अंदर क्या दे रखे? अपवाद। क्या दे रखे? समता के अपवाद। क्या दे रखे? एक्सेप्शंस दे रखे हैं। जो बोला सुन लिया आपने सब, है ना? राष्ट्र अब क्या क्या है? अब की जो मतलब इसको ला लो अच्छी तरीके से, इसे कर लो इसको अच्छे तरीके से। इन्हें रोज नहीं करते जिनने आज इसके जो वो किए ना घुसते नहीं कर रही हैं। अब जो समता के क्या है? अपवाद कौन कौन से? अब ऐसा है कि जैसे राष्ट्रपति हो, अरे वो तो खुद ही भाई पैरा कर लो, अति दूर बैठ दो, मैं बैठ सकती। मतलब ऐसा है। अब देखो कि समता के अपवाद क्या है कि हम भेदभाव हैं। अब राष्ट्रपति के साथ तो ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? राज्यपाल के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? अब कोई राष्ट्रपति आया और तू बोले कि उसके साथ भी समान क्या होगा कि अब उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसके साथ भगदड़ हो सकती है, वहाँ पे कोई सेलिब्रेट वो चीज़ें हैं तो ये चीज़ें क्या हो सकती है? अव्यवस्था फैल सकती है ना। अब कोई देश का क्या है? राष्ट्रपति आए, अब तुम ऐसे बोले कि कोई मंदिर में गया है वो, अब मंदिर के अंदर बहुत सारी क्या है? भीड़ है। फिर वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो समान क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। मतलब राष्ट्रपति को भी वैसे ही क्या किया जाएगा? दर्शन दिया जाएगा जैसे सब करें कि 1000 जनों की क्या लगी हुई है? लाइन लगी है। 1000 जनों के बाद में क्या आएगा? नंबर आएगा। किसका? राष्ट्रपति का। अब 1000 जनों के बाद के अंदर राष्ट्रपति का नंबर आएगा, 12 या 13 घंटे लग जाएंगे। वो देश का क्या है? प्रथम नागरिक है। उसको और भी क्या है? देश से संबंधित और भी क्या करने? काम करने। अगर उसी के अंदर ऐसा कुछ होगा या फिर इतनी देर कोई राष्ट्रपति है तो उस पर हमला हो सकता है या सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसके अंदर क्या है? अपवाद है। किस किस को क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि इसके अंदर इसके अलावा भी वो क्या है? इसके अंदर अपवाद। राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर रखा है? वो दे रखा है हैं? बोल भी नहीं बार पा रहा बोल एक बार। हाँ लगातार मेरे सामने रहा दो नींद गार्डन तो सार बैठ को आज बंदी है मेरी आँख खुल रही है। क्या कर रहे थे रात को? तुमने तो कल पूरे दिन काम किया है, ये तो सो ही रहे थे। कौन सो रहा था? तू। तो मैं तो सोऊंगा ना। हाँ तो क्या हो गया? तो अभी क्यों गायब हो रहे? क्या कर अब रहा कहाँ था? गायब हो रहा? कल तो एक टी शर्ट भी बहुत बनवाने गए थे नाम मॉडर्न ने और लिखवाने
कैलीग्राफी। और फिर जो क्या है अपवाद के अंदर? अपवाद में है कि लोगों को संभालने रखना चाहिए इससे। चलो आर्टिकल 13 बताओ। आर्टिकल 13(1) के अंदर क्या लिखा है? 13 के अंदर है वो कि अब कोई अपवाद करे उससे पहले कोई के बार धार्मिक मर तू मने को इसने कहने का माना अपवाद लागे जो वो एक शब्द बोला जो ग्रुप चल रहा है असंगत। हाँ कोई असंगत कार्य करे ऐसा नहीं कार्य करे। हाँ कर दा गलत संगति करे समझ आएगा। मतलब तो तू गलत संगति करे तो संगति से लादरामी है। चलो समता के अपवाद क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। एक दो देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियां, अनुच्छेद 361। अब देखो समता के अपवाद है कि सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, ये हैं सबके साथ क्या होगा? समान व्यवहार। लेकिन इनमें से कुछ क्या है? अपवाद। इनके साथ हम समान व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि ये अब इनके जरूरत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त विमुक्ति, अनुच्छेद 361। अभी क्या क्या दिए गए? अपने पदीय कार्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति क्या नहीं होंगे? उत्तरदायी नहीं होंगे। अब कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो अगर वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायालय के कारण। अगर न्यायालय अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? न्यायालय लेता है, फिर न्यायालय न्याय करता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति क्या नहीं है? उत्तरदायी नहीं है। अपने पद के कार्यों को निर्वहन करने के लिए वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब ऐसे तो हमारे साथ तो क्या कोई भी मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हो, लेकिन हमने कुछ अपराध किया तो हमें क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान उन्होंने जब ये कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, तो मतलब उनके विरुद्ध उसके कार्यकाल में आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसके? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत समता के लिए किए गए किसी भी कार्य के उनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई भी नोटिस देने के 2 महीने बाद की जा सकती है। कि जो आपराधिक गिरफ्तारी है वो तो की ही नहीं जा सकती। अगर सिविल भी करता है कोई व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अगर राष्ट्रपति कोई कार्य करता है, अगर उसके अंदर दोषी पाया जाता है तो फिर भी अगर उसको क्या करेंगे उसके ऊपर गिरफ्तारी या क्या करेंगे कार्रवाई करेंगे तो क्या करेंगे? 2 महीने का पहले क्या देंगे? नोटिस देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही सिविल और वो पूछ ले एक बार जिस पास क्लियर। हाँ, एक होते हैं आपराधिक मामले और एक होते हैं सिविल मामले। क्या होते हैं? आपराधिक मामले वो होते हैं जिसके अंदर हमने किसी को क्या कर दी? डेथ कर दी। किसी को हमने क्या कर दिया? मार दिया या क्या कर ली? चोरी डकैती। ये क्या करते हैं? है ये किसके अंदर आते हैं? आपराधिक मामले में। हमने किसी व्यक्ति को मार दिया या ऐसे कुछ कर दिया, वो सारे कौन से मामले होते हैं? आपराधिक। इसके अंदर आपने क्या किया है? अपराध। क्या किया है? अपराध। अगर तुम अपराध करो क्या है? आपराधिक मामले। आपराधिक मामले में जो मतलब किसी को मृत्यु, आर्टिकल 44 के अंदर ये चीज़ें हैं भी, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपराधिक मामले वो होते हैं जिसके हमने क्या किसी की मृत्यु कर दी है, चोरी या क्या कर दी, ऐसी चीज़ें कर दी हो। ये सारे किसके अंदर? किसी का रेप कर दिया हो, बलात्कार कर दिया हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हाँ, किसी की गर्दन उड़ा दी हो, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपराधिक। सिविल मामले कैसे आते हैं? जैसे दिनेश और ये है विकास हैं, इनके बीच दोनों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है, वो क्या है? सिविल मामला। विनोदी को इसने तलाक दे दी, क्या है? सिविल मामले। ये सारे मामले, ये मतलब जो घरेलू ये चीजें, ये कहाँ पे कौन से मामले होते हैं? सिविल मामले। क्या है? आपसी भाइयों के अंदर क्या चल रहा हो? संपत्ति का विरोध चल रहा हो, कोई विवाह से संबंधित तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या तलाक लागे सारे तलाक चल रही हो,
ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? आपराधिक के अंदर कौन से आएंगे? कोई मार दिया हो, गर्दन उड़ा दिया हो, बलात्कार कर दिया हो, रेप कर दिया हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? आपराधिक मामलों के अंदर। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध आपराधिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? आपराधिक गिरफ्तारी। अगर सिविल मामले में उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी से क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, वो कौन सा मामला है? सिविल मामला है। कि मतलब उन्होंने क्या है कि पैसे ले लिए और फिर बाद में कोई काम करने के लिए ऐसे, तो वो कौन सा मामला होगा? सिविल। अगर ऐसे मामलों के अंदर क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोषी पाए जाते हैं तो उसके अंदर भी कार्रवाई सीधे नहीं कर सकते। अपने तो क्या है, दोषी पाए, ठाए, थप्पड़ ले दिए और लेके चले गए कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। ऐसे राष्ट्रपति को या राज्यपाल को नहीं ले जा सकता। अगर उससे ऐसा कुछ पाया भी जाता है कि इन्होंने क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो पहले क्या करेंगे? 2 महीने के पहले नोटिस जारी करेंगे कि हमने ये चीज़ आपके प्रति पाई गई है, हम आपकी इनके लिए जांच करेंगे या आएंगे। ये 2 महीने पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को बताएंगे, फिर बाद के अंदर क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। आपराधिक मामलों के अंदर तो कार्यवाही या गिरफ्तारी कर ही नहीं सकते। किसके अंदर? आपराधिक मामलों में ना तो गिरफ्तारी कर सकते ना कार्यवाही कर सकते। दोनों गवर्नर और इसकी आ रही है ना। हाँ, गवर्नर आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं। हाँ, ये अब समता के अपवाद लिखे हुए हैं वहाँ पे। जो 361 है, 369 से क्या हो जाते हैं? अस्थायी प्रावधान। वहाँ पे उससे पहले क्या लिखे हुए हैं? जो 361 अनुच्छेद है, आर्टिकल 361, इसके अंदर क्या है? समता के अपवाद, समानता के, मिसलेनियस से 300 समानता के अपवाद। क्या लें? अपवाद। अब इसके अंदर 361 के अंदर क्या है? समता के अपवाद। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या आपराधिक मामलों में तो क्या नहीं किया जा सकता, ना गिरफ्तार किया जा सकता, ना कार्यवाही की जा सकती। सिविल मामलों के अंदर कुछ करेंगे भी तो ये 2 महीने का नोटिस देके करेंगे। और राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने जो पदीय कार्य उनको निर्वहन करने के लिए राष्ट्र न्यायालय का क्या नहीं है? अधीन नहीं आता या उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। फिर अनुच्छेद 105 के अंदर तहत सांसदों को कुछ क्या दिए गए? विशेष अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? विशेष अधिकार। सांसद कौन होते हैं? संसद जो संसद में चुन के जाते हैं, जीत के जाते हैं, फिर बाद में वो क्या होते हैं? सांसद। विधायक क्या होते हैं? विधायक जो विधानसभा के अंदर बैठे वो। अब देखो 105 के अंदर क्या है? संसद के सदस्यों के क्या है? विशेष अधिकार। तो उसके अंदर देखना अंडर आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनमें अवेलेबल ची प्रिविलेज क्या का ची बताऊं? 105 लिख लो तो एक मान के वो चीज है तो एमपीएल है। हाँ, एक अंदर जो पार्लियामेंट में चाहे कुछ ही बोलते कुछ भी संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तो फिर प्रिविलेजेस भी का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट ही रूल बनाओ से पार्लियामेंट ही। यदि अंदर कुछ भी हो रही है ना, अंदर कुछ भी हो रही है पार्लियामेंट के तो कौन आके मतलब ऐसा है कि मतलब जो कर सके पार्लियामेंट ही कर सके, बाहर ना पुलिस या तो कुछ ही नहीं पुलिस कर सके जे, लेकिन कुछ विशेष अधिकार जी की पहली अध्यक्ष हो जाना भी की कहीं लेगी बलेगी, क्या लेगी? बलेगी, क्या बोलते हैं इसको? मंजूरी लेगी। फिर बाद के अंदर क्या होगा? अगर अध्यक्ष बोलेगा तभी तो क्या ले जा सके। अब ऐसे बताओ, अब जो सांसद है, अब ऐसे उनको बोलने का जो अधिकार है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंदर अब इधर देख लो, मैं लिखवा दूंगा लास्ट के अंदर 105 के अंदर क्या है? सांसदों को क्या देखें? विशेष अधिकार। अब संसद है या विधानमंडल है, इसके अंदर क्या होते हैं? जो अपने सदस्य भेजे हैं, अगर यहाँ पे हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ क्या लगा दिए? पाबंद लगा दिए, तो अपनी बात को वो अच्छी तरीके से रख नहीं पाएंगे। इसलिए क्या आप पे इनको क्या अपवाद के अंदर शामिल किया गया है कि इनको क्या देने के लिए? और ज़्यादा शक्ति देने के लिए आर्टिकल 19 दे रखा है हमने। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ पाबंदी भी लगा रखी है। लेकिन जो जब सांसद होंगे उनके अगर वो पाबंदी होगी तो फिर बाद के अंदर वो अच्छे से क्या मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, अच्छे से खुल के क्या बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? अपवाद बना दिया कि तुम संसद के अंदर जो वक्तव्य देते हो उनके अंदर कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। अब अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को क्या दिए गए? विशेष अधिकार।
अनुच्छेद 194 के तहत राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को क्या दिए गए? विशेष अधिकार। 105 के अंदर तो संसद के सदस्य को, 194 के अंदर राज्य के विधानमंडल को, और राष्ट्रपति राज्यपाल को तो ये पता है ही। फिर अनुच्छेद 31C के अंदर देखा है अमीर और गरीबी में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। 31C 31C लिखा रखा है। नहीं कोई बात 31C लिख लेने कोष्टक में आगे लिख देने। रुक जे तो और करने और कुछ में देना एक बार नहीं, पढ़ो। नहीं, ये 31C क्या है इसके अंदर? अमीरी और गरीबी में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। समझ नहीं आएगी? हमारा तो लिखा नहीं है। हाँ तो नहीं किया तो कोई बात नहीं। हमारे विदेशी शासकों और राजदूतों और उच्चायुक्त को सिविल एवं आपराधिक अधिकारियों से अधिकारिता से उन्मुक्ति। अरे अमीरी गरीबी और अमीरी में सकारात्मक भेदभाव का क्या? सकारात्मक भेदभाव सकारात्मक भेदभाव ऐसे है कि भाई गरीब को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, और गरीब को मतलब जैसे अमेरिका वाला है ना वही है। हाँ अमेरिका के अंदर अमेरिका कि का अमीरी और गरीबी के अंदर ऐसे तो भेदभाव कोई करेगा नहीं, है ना, इक्वलिटी लेकिन कोई कर भी सकता है। तो क्या है, कोई गरीब है, प्रोटेक्शन अब कोई अमीर है, कोई गरीब है, अब कोई भी दी बनाई तो इसके अंदर क्या है, गरीब को क्या दे देना, अनाज, मतलब वो अनाज तो मतलब देना है ना, और उसके अंदर क्या दे देना, विशेष प्रोटेक्शन दे देना। ये क्या है, सकारात्मक भेदभाव। नहीं वैसे तो विधि क्या कहती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चीज़ें तो सबके लिए समान है, लेकिन वहाँ पे जो जरूरत के आधार पर क्या हो, भेदभाव हो जाए। यहाँ पे अमीरी और गरीबी के अंदर कोई अमीर है और गरीब है तो उसके आधार पर हो गया, समझ गए। अब जैसे ऐसा है कि किसी के पास संपत्ति है, जैसे ये ऐसा है लिख कि में ना हाँ अकॉर्डिंग टू कि अमीरी और गरीबी में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। 31C अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31C क्लॉज C। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मैं तो नहीं पढ़ा, मार दे में ले तो छी प्योरिटी है ना? क्या अब दे में ले जानी ये पड़ेगी भी तो ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके अंदर सकारात्मक ऐसे होने की, अभी देखो एक प्रोविजन है, देखो विधि है समान है, लेकिन वो भेदभाव कैसे करती है कि वो है राशन वाली है, क्या दुकान है, अब उसके अंदर एक प्रोविजन है, जिनके घर पे 4 व्हीलर गाड़ी है उनको अनाज नहीं दिया जाएगा। ये क्या बात नहीं दिया लिखा जाएगा? हुआ है। क्या नहीं दिया जाएगा? हम तो दीजिए अनाज नहीं दिया जाएगा। जिसके पास क्या है, 4 व्हीलर गाड़ी है, जिसके पास नौकरी है वो उससे मतलब क्या लग रहा है उनको कि ये क्या है, अमीर है, क्योंकि जिनके पास जीवन जीने का मतलब जो पोषण तो मिल ही रहा है और उसके साथ साथ उनके पास चलने के लिए साधन भी है, तो उनको देने की क्या आवश्यकता है। अब जैसे सरकार का रूल है तो क्या देना चाहिए, देना तो चाहिए, समान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया यहाँ पे, गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव कि जिनकी 4 व्हीलर गाड़ी है वो उनको क्या नहीं दिया जाएगा, गेहूँ नहीं दिया। वो तो एग्रीकल्चर ऐसे हाँ ना मिले देना तब तो मिलने वाले तो हमारे 4 व्हीलर चीज हम तो एक बार मिल हमारे जाता गाड़ी चीज तो भी मैं को मिल सकता एक बार मिल जाए। हमारे उनके तो वो है टैक्स क्रेडिट भरते कार्ड हैं। भी टैक्स देते हैं, तो खुद ही टैक्स देते हैं उनको, क्या ये हमारे सिर्फ एक बाइक और कुछ नहीं है हमारे। इसका पापा 4-5 लाख रुपए वैसे देता है हर साल कारखाने का 4-5 नहीं देता है क्या, कितना? बचाता है क्या टैक्स? ना बस सी जीएसटी रहे जीएसटी वे तो लागी सी वो जीएसटी मतलब पापा का टैक्स लग। बकलियाँ हुई थी ना पहली वो अरे वो देता होगा, सेठ बताता वो में गिर तो पापा का पैसा आपका पे देना टैक्स पर पापा लगा अपना पापा और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन रेडी से करोड़ों रुपए 20 हिसाब से हां जो बताऊं कौन सा हिसाब से रे? आज बताऊं अरे वो तो मतलब बाबा पैसा रही थी ना मैं बड़ी पैसा कारीगर ट्रांसफर हो गया मजदूराने रहने देते सही तरह। सारे पैसा ट्रांसफर है ना। एक देश से गरीबी और अमीरी में क्या किया जा सकता है, सकारात्मक भेदभाव। अब ये सकारात्मक ही तो है, क्या है कि मतलब उनको सरकार क्या है, मतलब इनको जरूरत ही नहीं है, सकारात्मक है तो ये क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। समझ में आएगा और समझाने की जरूरत नहीं। विदेशी शासकों और राजनयिकों जो राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उनको सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से क्या दिए गए अनुमति कि अगर कोई भी है जो हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी का मतलब जैसे राजदूत है, चाइना का राजदूत दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, अब वो कोई कुछ आपराधिक मामले या क्या कर देता है, सिविल चीज़ें करते मतलब कुछ ऐसे कर देता है, किसी की हत्या या ऐसा कुछ कर देता है, तो उसको डायरेक्ट क्या नहीं कर सकती,
अपनी जो पुलिस है वो क्या करनी, गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो क्या है, विदेशी। अगर वो इसको ऐसे कुछ डायरेक्ट कर दिया तो अपने क्या हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। डिप्लोमेट्स बता देना कहीं जो वजह। हाँ डिप्लोमेट, वही तो बताया इनको। वैसे तो IR पर DV इनको बता दिया होगा थोड़ा बहुत तो। संबंध खराब हो। राजदूत एम्बेसडर फॉर डेड राजदूत कहीं वजह। राजदूत मतलब कि कोई भी यानी कि आपने वो आए हो प्रधानमंत्री हो गया हमारे साल के लिए वो पाकिस्तान का हो, फिर सीधे भी कोई भी आपराधिक मामला भी तुम्हारा केस से या फिर यानी कि आपने यहाँ कुछ भी हो जो भारत के मायने फिर सीधे ज़्यादा गिरफ्तार को कर सका आप। मतलब ये तो है प्रधानमंत्री। तो राजदूत मतलब ऐसे कि अब अमेरिका और भारत का कहीं संबंधी तो अड़े हैं कौन, अमेरिका। अब हमेशा अब अमेरिका को कुछ लोग अड़े रहे हूँ, भारत का कुछ लोग अड़े रहे हूँ। जो सरकार की तरफ से क्या, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं जाए जी, भेजा जाए जी, भाई जाए बाना कहीं खेवी राजदूत या उच्चायुक्त है कहीं जी राजदूत। क्योंकि भारतीय प्रशासन की जानकारी अड़े देंगे, एक ही अड़े देंगे आपसी के मायने आपसी तालमेल कहीं करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। एक अड़े एम्बेसी जहाँ दिल्ली के मायने कहीं राजदूत छे अपना, जहाँ जो जहाँ UPSC पहले तो ये बताओ UPSC जना आपने UPSC हेल्ड कराओ से आप तैयारी कर रहे थे UPSC की, तो UPSC कराओ पहले तो IAS बने थे, फिर IPS, फिर IFS, फिर एक IFS अलग से, यानी एक फॉरेस्ट वालों से एक अलग है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस बी के अकॉर्डिंग वो जना वो आदमी जाएगा विदेश के मायने जहाँ पाकिस्तान जाएगा। मतलब पार्ट आपने UPSC का 3 ही हुआ तो मतलब एक कोई पार्ट है IAS को ही, IAS को पार्ट अलग सु कहीं को ना IFS मनार भेजे थे बिन कौन भेजे थे IAS ऑफिसर ने IAS ऑफिसर ने IFS मनार भेजे थे कौन, भारत सरकार भेजेगी कड़े पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ये क्यों भेजे, एक बार रुको संबंध बनाओ ये क्यों भेजे जी। अब मतलब डायरेक्ट अब ये मतलब भारत ने अमेरिका से कुछ काम थे जो USA से जो मतलब ऐसे मान लो कि क्या है चाइना है ना। अब भारत ने क्या है USA से कुछ काम है तो डायरेक्टली अब एक तो यहाँ पे भारत के कुछ लोग हों यहाँ पे, मतलब भारत सरकार के क्या एम्प्लॉई हूँ और ये यहाँ पे रहते हूँ। अब डायरेक्ट हमारे किसको बोलेगी, भारत सरकार जो अपने क्या है एम्प्लॉई वहाँ पे जो एम्बेसी के अंदर रहते हैं, जो लोग राजदूत रहते हैं, उनको बोलेगी कि ये बात करो कि USA वालों को काम होगा तो भारत के अंदर क्या खोल रखे एम्बेसी, जो उनको दूतावास क्या होते हैं, दूतावास बोलते हैं। इन दूतावासों के अंदर क्या रहते हैं दूत। अरे पहले जो सप्तांग सिद्धांत दे रखा है किसने, कौटिल्य ने। उसके अंदर एक होता है जो होता है मित्र क्या है, दूत है, क्या है दूत। वो दूत क्यों है, मित्र देश का कोई भी अगर कोई भी सूचना देनी हो या कुछ भी चीज़ लागू होनी हो, जो भारतीय लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे अमेरिका के अंदर क्या रहते हैं भारतीय मुल्क के लोग भी तो रहते हैं। अब उनके प्रोटेक्शन से संबंधित या उनके अधिकारों से संबंधित अगर या उनसे कुछ हो गया तो उनको संबंधित वहाँ पे तुरंत प्रभाव से क्या करते हैं, सहायता ये देते हैं। ये सारे इनके लिए क्या किए जाते हैं, दूतावास खोले जाते हैं। उन दूतावास के अंदर क्या है, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। भारत के राजदूत कहाँ पे रहते हैं, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ हो गया कि मतलब एकदम से कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया, अब डायरेक्ट वहाँ के लोग उनको पकड़ के क्या कर दें, मार दें। अब ऐसे कुछ करेंगे तो भारत के अंदर उसके अमेरिका और भारत के क्या हो सकते हैं, संबंध खराब। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो पहले क्या दिया जाएगा, भारत सरकार को क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। फिर भारत सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी, फिर बाद में आपके अलावा कर सकती है अगर कुछ ज़्यादा होगा तो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दे रखा है भारत ने, विदेशी शासकों और नायक शासकों जहाँ कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी आयु और राजनयिक राजदूत जो राजदूत होंगे जी। जैसे एस जयशंकर को देखा है, एस जयशंकर पहले अमेरिका में क्या था, राजदूत था। पहले अमेरिका के अंदर राजदूत था पहले, मतलब जो IAS लगते हैं ये IASओं को क्या बना के भेजते हैं, राजदूत। अभी राजदूत मतलब ये भारत की सरकार की कोई भी चीज़ें है ना वो वहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे, या भारत सरकार को क्या अमेरिका सरकार से जो भी काम है वो चीज़ें करेंगे। ये सारी चीज़ कौन करते हैं, राजदूत दूसरे देश के अंदर। तो सभी देशों के लोग यहाँ पे मतलब राजदूत, जैसे चाइना वाले के राजदूत हमारे रहते हैं, हमारे वाले उनके रहते हैं, अमेरिका के राजदूत हमारे अपने वाले अमेरिका के पास, बांग्लादेश के अपने ऐसे सभी देश अपने वाले जिनके हमारे पास संबंध। जत्रा देश ही ना भारत प्रत्यर्थी वाले बड़े की एम्बेसी जी ना जड़ा का दूतावास तो आपने दिल्ली में दिल्ली है नहीं भारत का मैन जी। और जो आपना दूतावास है ना, आपना दूतावास हर देश का मैन मिला को, हर देश का मैन इसलिए लोगों की वहाँ पे क्या रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं। भारत के लोगों के लिए भी क्या
अगर कोई भी जरूरत पड़े। अब एकदम से वो भारत आ नहीं सकते, अब भारत की भूमिका वहाँ पे कौन निभाएंगे? भारत के राजदूत वो सारे। अब एक और मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, क्योंकि जी अब पुतिन आ रहे थे, इंडिया पुतिन आ रहे थे, तो रशिया की जो एम्बेसी है ना, रशिया का जो दूतावास है, वो रशिया को दूतावास इन्फॉर्म करो करने इन्हें ये दूतावास ने कि भाई मैं इंडिया आ रही हूँ, तो फिर वो दूतावास इन्फॉर्म करेगो आप हल्ला जो आज ना अपना लोग ना कि भाई वो पुतिन अड़े आ रहे थे, तो व्यवस्था करो भी हिसाब से, फिर वो व्यवस्था को सारी चीज़ें देखे जब वो साथ करते हैं 6 के अंदर। वो भी तो होता है ना, पुलिस का भी तो होता है ना कि भाई हर एक की गाँव के अंदर क्या बोलते हैं वो, पुलिस वालों के भी होते हैं ना, मुखबिर होते हैं वो तो, और इसी की तरह एक तो काम करते हैं वो भी। अब आर्टिकल अब इसके अंदर क्या है 6 के अंदर है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों के काम करने वाले लोगों से उन्मुक्ति। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, और उसकी एजेंसियों के काम करने वाले लोगों को क्या दे रखा है इसके अंदर? उन्मुक्ति दे रखी है कि उनके ऊपर भी हम सीधे क्या नहीं कर सकते, मतलब ऐसे इनके अंदर समानता उधर ये सारे क्या है, इनके लिए जो रूल हैं वो तोड़ सकते हैं, समझे? अब कौन कौन से के लिए हैं अपवाद? कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदीय कार्यों के लिए किसके मतलब प्रति उत्तरदायी नहीं है? नागरिक। राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक मामलों के अंदर गिरफ्तारी और वो क्या नहीं किया जा सकता? गिरफ्तार और कार्यवाही नहीं की जा सकती। सिविल मामलों के अंदर अगर करनी भी होगी तो 2 महीने पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। फिर और क्या था? और अनुच्छेद 105 के अंदर क्या दे रखे हैं? सांसदों को विशेष अधिकार। अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार। और 31C के अंदर गरीबी और अमीरी में सकारात्मक भेदभाव। जो दूसरे देशों के राजदूत हैं उनको क्या शासक और राजदूतों को उन्मुक्ति दे रखी है, और जो विदेशी शासकों और राजनयिक हैं उनको तो ही, और संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है और उसके एजेंसी में काम करने वाले लोगों को क्या दे रखे हैं? उन्मुक्ति। हो गया यार। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा। राज्य के अंदर परिभाषा संघ का राज्य की, और मतलब जो अन्य एजेंसियों के अंदर, अन्य प्राधिकरण के अंदर उपक्रम, राज्य की निधि द्वारा पोषित संस्थान और एक स्थानीय। अब आर्टिकल 13(1) क्या लिखा हुआ है? संविधान के पूर्व की नीतियां जो मूल अधिकार उसके असंगत की सीमा तक समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 13(2) जो अब वर्तमान के कानून, जो संविधान बनने के बाद में कानून, जो मूल अधिकार इसके असंगत की सीमा तक समाप्त हो जाएंगे। और ये 13(2) किन पे लागू होता है? सामान्य विधियों पर। हर विधि पर क्या नहीं होगा? लागू नहीं होगा। फिर 13(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है? 24वें संशोधन 1971 में जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, जो ओनली किन पे लागू होगा? सामान्य सामान्य विधियों पर। 13(2) में सामान्य विधियों पर। हाँ यही और है ये आर्टिकल और 13(4) आगो ना। पहले ये ऐसा हुआ है, ऐसा होगी पहले इसको न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर ले लेते थे इसको, इसलिए क्या दिया गया? इसको प्रोटेक्शन दिया गया यहाँ पे कि ओनली सामान्य विधि पर लागू होगा, हर विधि पर ही लागू नहीं होगा। सामान्य विधि जो सामान्य तरीके से मर जाती है, जो विशेष बहुमत से इनसे मरते हैं, वो सामान्य विधियाँ नहीं होती। इस ऑर्डिनेंस से तो बार एक चीज़ देखी भाई, बार मान लो कि भाई लोगों को क्या बांटने हैं, गेहूँ बांटने, तो इसके अकॉर्डिंग दे दिया है ना। यदि इमरजेंसी लगानी है तो ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है इमरजेंसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। जो मंत्रिमंडल है ना उसके अकॉर्डिंग वो पूरी राय करेंगे, फिर उस हिसाब से इमरजेंसी लगाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल काम है ना उनके अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का प्रोविजन बस ओनली ऑर्डिनेंस विधि का पार्ट है, यहाँ पे लाया जाएगा आर्टिकल 123 से, वो अलग है। लेकिन इमरजेंसी सामान्य विधि मतलब न्यायिक पुनरावलोकन से इनसे क्या दिया गया? इनको संरक्षण दिया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का इम्प्लीमेंट 13 से होता है। हाँ वो तो सही है ना। तो इसके अंदर इमरजेंसी लगा दे, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी लगा दे, लगा सकते हैं। ऑर्डिनेंस से तो नहीं लगेगी, लगा ही हुई है ना सही। आर्टिकल तो वो तो प्रयोग ही कर लेंगे उसका, उसके लिए क्या है, उसके लिए वो घोषणा करने की आवश्यकता, वो तो इसके लिए तो लगाए से, और इमरजेंसी के लिए तो ये आर्टिकल जोड़ा गया है वो 13(4), क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना जाके ऑर्डिनेंस वो करे। ऑर्डिनेंस अरे मतलब ये ऑर्डिनेंस एक तो वैसे है कि ऑर्डिनेंस ये है ना, इनके ये कहते हैं सामान्य विधियों के अंदर आते हैं। अब जो और है जो मतलब संविधान की कोई चीज़ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से पास हुई और उन चीज़ों के अंदर क्या कर दो तुम ऐसे, वो उसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो उसको ऐसे समाप्त नहीं कर सकते,
उन्होंने पूरा प्रोसीजर पास किया है और उसके बाद में वो चीज़ें क्या है मनी ओनली सामान्य भी दी है ना उनके आधार पर। जैसे यूसीसी लागू करते हैं अभी, एक ऑर्डिनेंस पास किया हाँ और यूसीसी लागू 6 महीने तक तो 6 महीने 6 सप्ताह या 6 दिन तक लागू रहेगी वो, ठीक है, इतने दिन तो रही, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम है, इतने दिन तो किया और उसके बाद में मान ले बहुमत आ जाए किसी पार्टी की, ऐसे सोच के जैसे उसने रिजाइन दिया था ना, इंदिरा गांधी ने रिजाइन दिया था कि भाई हाँ अब की बार तो रिजाइन देती थी, मैं अगली बार बहुमत से आ जाऊंगी, वैसे तो 6 महीने और 6 दिन तक तो लागू रहेगा वो। इस वजह से यदि यूसीसी लागू करते तो ये तो नॉर्मल थोड़ी है, ये तो यूसीसी लागू करना नॉर्मल थोड़ी है, ये तो एक्सट्रीम है ना, बाद में से तो इससे जुडिशियल रिव्यू कर सकते है ना। संयुक्त राष्ट्र ये हो गई एजेंसी ये चलो ले लो इसके अंदर 15 के हो अंदर गया आज तो क्यों होगा तो मैं भी बढ़िया था भैया।